दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की राजनीति में बहुत कम मौके आते हैं जब कोई चुनाव राजनीति का ही ऐसे टेस्ट करने लगे। और राजनीति के ऐसे टेस्ट का मतलब है कि जो भी पारंपरिक राजनीति चुनाव के जरिए इस देश में हो रही है उसी का ऐसे टेस्ट हो जाए। और पारंपरिक राजनीति को करने वाले राजनीतिक दल उस चुनाव परिणाम के बाद या तो बचेंगे या खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए। तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसने 32 बरस पहले इस देश में मंडल की लकीर को खींचते हुए देखा और उसके बाद छत्रपों की राजनीति का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा, उसका ऐसे टेस्ट 2022 के चुनाव में होने वाला है। भारत के भीतर में पारंपरिक राजनीति की एक मोटी लकीर धर्म के नाम पर भी खींची गई, उसका भी ऐसे टेस्ट इसी चुनाव में होने वाला है। और इस देश के भीतर में सबसे बड़ी ताकत को महसूस करने वाली आजादी के बाद से भारत के भीतर का ब्राह्मण तबका, उसका भी ऐसे टेस्ट इसी चुनाव में होने वाला है। क्योंकि आपको कोई राज्य ऐसा मिलेगा नहीं जिस राज्य के भीतर में जातीय और धर्म की राजनीति का घालमेल करते हुए भारत की समूची राजनीति को ही साधने की कोशिश की गई हो। और यह राजनीति शायद अब आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है, या फिर भारत की राजनीति एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम या तो भारत की समूची राजनीति को बदल डालेंगे या फिर भारत की राजनीति के उस उथलेपन को दफन कर देंगे जो कि मंडल के जरिए निकली थी। सरल शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव के लिए, मायावती के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है 2022 का चुनाव आखिरी चुनाव हो। यह भी हो सकता है कि भारत के भीतर में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जिस मोटी लकीर को खींचना शुरू किया और इसका एहसास कराया कि हम आपको तमाम सहूलियत देंगे, हम आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, चाहे वो जातीय आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ते चले जाइए, हो सकता है यह भी राजनीति दफन हो जाए। उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि लखनऊ का रास्ता दिल्ली तक पहुंचा देता है। उत्तर प्रदेश का मतलब यह भी है कि एक ऐसा राज्य जिसमें 40% वोटरों का कोई नेता नहीं है। इन 40% वोटर लगातार इस पार्टी से उस पार्टी में घूमते रहते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि यह 40% वोटर उनके साथ खड़ा हो जाए। और अगर खड़ा नहीं हो सकता है तो किसी एक हिस्से को वह इस तरीके से हाशिए पर ढकेल देती है जिसके बाद उसके विपक्ष में खड़ा हुआ सारे वोटर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आकर खड़ा हो जाए और उसे सत्ता मिल जाए। इस राजनीति के दफन होने की स्थिति क्या 2022 में आ चुकी है? ये पहेलियां नहीं है, समझने की कोशिश आज सरल शब्दों में कीजिए। 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, 11% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है, दोनों को मिलाइएगा तो 40%। लेकिन इन दोनों समुदाय की अगुवाई करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ब्राह्मणों को लगता है कि 2007 में वो मायावती के साथ थे तो मायावती सत्ता में आ गई। 2012 में अखिलेश यादव को लगता रहा ब्राह्मण साथ आ गए तो वो सत्ता में आ गए। और 2017 में अपने तौर पर बीजेपी ने भी महसूस किया 80% ब्राह्मण हमारे साथ थे, हम सत्ता में आ गए। 2017 में मुसलमानों ने महसूस किया एक भी मुसलमान बीजेपी के साथ चाहे ना हो, लेकिन दूसरी तरफ समूचा विरोध उनके साथ जाकर जमा हो गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन फिर लौटिए उसके अतीत में मंडल की राजनीति के सिरे को पकड़ते हुए 2007 में मायावती को लगा मुसलमान उनके साथ हैं, 2012 में अखिलेश यादव को लगा मुसलमान उनके साथ हैं। सवाल यह है कि 2007, 2012, 2017 और अब 2022 सामने खड़ा है, तो क्या वाकई 2022 की स्थिति 2007, 12, 17 की परिस्थितियों को आगे ले जाएगी, या इस पूरे कालखंड में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से जो राजनीतिक दल खत्म हुए और उनको खत्म करने का जिम्मा सिर्फ बीजेपी कांग्रेस भर का नहीं रहा, उसको खत्म करने का जिम्मा वहां के छत्रपों का भी रहा, क्या वो सियासत अब ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जहां छत्रपों पर खतरा मंडरा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि वोट बैंक की सियासत को समझें अगर,
तो फिर अखिलेश यादव के वोट बैंक में कोई सेंध लगा नहीं सकता है। यह यादवों का वोट बैंक है। मायावती के वोट बैंक में कोई सेंध लगा नहीं सकता है। यह जाटवों का वोट बैंक है। लेकिन जितने यादव हैं उससे ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं जिनका कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ जितने जाटव हैं उससे ज्यादा मुसलमान वहां पर मौजूद हैं, उनका कोई नेता नहीं है। यह कौन सा समीकरण है और किस सियासत की दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है? क्या वाकई मंडल की राजनीति 2022 में चलेगी? क्या वाकई मंडल की सियासत साधने वाले नेता जब ओबीसी का जिक्र करेंगे तो क्या ओबीसी एक साथ अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा? क्या वाकई दलितों के हक का सवाल कल तक मायावती उठाती थी, आज चंद्रशेखर भी आ गए, वो हक का सवाल उठाएंगे और उनके साथ दलित खड़ा हो जाएगा? या सिर्फ एक दलितों में से भी एक सिर्फ जाटव खड़ा होगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कुछ फैक्ट्स आज आपको जानने चाहिए। उसके आधार पर हम आपके सामने विश्लेषण रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9% यादव हैं तो 11% ब्राह्मण हैं और जो नॉन यादव ओबीसी है उसकी संख्या 12% है। इसमें जाट भी आता है, इसमें कुर्मी भी आता है, इसमें कोयरी भी आता है और बाकी भी आते हैं। लेकिन इनको अपने साथ लाने के लिए कौन राजनीति सबसे तीखे तरीके से कर रहा है? यह वह कर रहे हैं जो कि अपर कास्ट के साथ कल तक खड़े नजर आते थे। वो आरएसएस ने नए तरीके से मान लिया है कि एक बार विवेकानंद को हर कोई पढ़ना शुरू कर दे। विवेकानंद जी ने कहा था शूद्रों का राज होगा, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत को साधते हुए और इस देश की राजनीति में ओबीसी के प्रभाव को देखते हुए अब आरएसएस भी कहने लगी है शूद्रों का राज होगा। ब्राह्मण तो सिर्फ पाठ पढ़ाएगा, ब्राह्मण सिर्फ पीछे से बतलाएगा और भी ऊंची जातियां जो है उनका योगदान भारत की राजनीति में राज करने वाला नहीं है। अब यह बात आरएसएस जब कहने लगी है तो क्या भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के भीतर राजनीतिक सत्ता का कुछ ऐसा प्रभाव आ गया है जो ये मानकर चल रही है कि उसकी मौजूदगी तो तभी तक रहेगी जब उसके अपने प्रचारक की सत्ता रहेगी, और प्रचारक की सत्ता के लिए अगर जिक्र करना पड़े विवेकानंद और जिक्र करना पड़े ओबीसी का तो क्या फर्क पड़ता है? देश तो यही है। और इस देश के भीतर की परिस्थिति में जब अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करे कि अब जातियों के आधार पर ही इस देश की जनगणना भी होनी चाहिए और जातियों की जनगणना के आधार पर उनको वो अधिकार भी मिलने चाहिए, यानी जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये नारा लगाने से वो चूक नहीं रहे हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरी राजनीति के सिरे को भी अभी पकड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सबसे कम और शायद बिहार के समकक्ष आने की स्थिति में आ गई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा चौपट हो चला है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, जहां पर आपको इन्वेस्ट करने वाले कॉरपोरेट्स नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की सियासत इस देश की लोकसभा का ताना बाना बुनती है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जब जब बीजेपी के राज का जिक्र होगा कि केंद्र में भी बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी, तब तब कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही उसके सामने आकर खड़ी होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे जीत मिलेगी, जबकि उसके अपने कंधे पर उसकी अपनी गवर्नेंस, उसके अपने करप्शन, उसके अपने आपराधिक परिस्थितियां या उसके अपने दौर की तमाम स्थितियां वो कंधे पर लाद कर चल रही होगी। शायद इसीलिए पंचायत चुनाव को कहते हैं, इसलिए परखने की जरूरत है। पंचायत चुनाव जनता लड़ रही थी और पंचायत चुनाव में उसने तय किया कि अगर बीजेपी को हराना है तो किसे जिताना यह महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन विधानसभा के चुनाव की परिस्थिति देखकर लगता है कि राजनीतिक दलों ने ठान लिया है कि हम जीतेंगे, और ये जो हम जीतेंगे यह दरअसल मंडल की राजनीति का एक उफान है और शायद वह मुहाना भी है जिसके आगे भारत की राजनीति को रुकना होगा, थमना होगा। यह उत्तर प्रदेश के भीतर का संदेश है। हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जरा समझने की इस बात की कोशिश कीजिए, और यह वाकई एक हैरत अंगेज बात है कि 19% मुसलमानों को लेकर क्या वाकई कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बीच में है ही नहीं।
और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए वह कौन से राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट चाहते हैं? बीजेपी कहती है हमें नहीं चाहिए, कांग्रेस कहती है चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, बीएसपी को भी चाहिए, और यह हर कोई अपने गणित में मुसलमानों को जोड़ के चलता है और उसके साथ एक समीकरण बैठाता है कि अगर ब्राह्मण भी आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इसी समीकरण के आश्रय जब राजनीति के पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में कई राजनीतिक दल निकल कर आएंगे और उन दलों को लेकर आप सोचेंगे इन दलों का क्या किया जाए। आरएलडी को 2017 में सिर्फ 15.5 लाख वोट मिले, अपना दल 8.5 लाख वोट मिले, लोकदल 1,81,000 वोट मिले, निषाद 5,40,000 वोट मिले, राजभर की पार्टी को 6 लाख वोट मिले, बाहर से आई हुई AIMIM को 2 लाख वोट मिल गए। यह वह AIMIM है जो उससे पहले उत्तर प्रदेश के भीतर में दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा वोट मिल जाते थे जो मुस्लिमों के नाम पर लड़ती थी। मसलन ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट AIMF, इनको जो वोट मिला करते थे वो 2017 में घटकर 375 रह गए। ये कौन सी राजनीति थी जो धीरे धीरे मुस्लिमों की पार्टी को इतने हाशिए पर लग गई कि वह कुछ 100 वोट में सिमटने लगे? अल हिंद पार्टी ALHF 908 वोट मिले, इस्लाम पार्टी IPH इस्लाम पार्टी हिंद, इसको 410 वोट मिले, इत्तेहाद मिलत काउंसिल, इसको 39,000 वोट मिले, जबकि उससे पहले तकरीबन 2 लाख वोट मिला करते थे। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, इसको 1,069 वोट मिले। कौमी एकता दल, इसको 2012 में 4,17,000 वोट मिले थे, लेकिन यह 2017 के चुनाव में गायब हो गई थी। इसी तरीके से MUL मुस्लिम लीग पार्टी, इसको 2012 में 7,373 वोट मिले, 2017 में ये गायब हो चली थी। यानी ध्यान दीजिए 2014 में जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने एक लकीर खींची मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज गायब हो गई, जबकि उनकी तादाद 19% है। ठीक इसी तरीके से इस दौर में आइए, उसके बाद की परिस्थिति को देखिए तो ब्राह्मण को हाशिए पर ढकेला गया। ब्राह्मण भी 11%, लेकिन उसका कोई नेता मौजूद नहीं, कोई आवाज मौजूद नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं। तो वह भी यह सोचने लगा कि अगर अखिलेश के साथ जाते हैं तो वहां यादवों की दबंगई है, मायावती के साथ जाते हैं तो फिर शायद ये वैचारिक तौर पर फिट कितना बैठेगा। तो उसमें कुछ लोगों ने चुनना शुरू किया कि मायावती अगर 8 आना है, 8 आना वोट उसका तो तय है, तो उसके साथ अगर ब्राह्मण वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा तो चुनावी जीत मिल जाएगी। लेकिन इस परिस्थिति ने उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति में, जो कि मंडल से निकली हुई थी, उसके भीतर एक नई कपकपी पैदा भी बीते 30 साल में की है, क्योंकि तमाम समुदाय और जातियों के बीच से निकले हुए जो नेता थे वह नेता चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी अपनी जाति इस काल में पिछड़ती चली गई। वो किसी भी जाति का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन उनके जो नेता जीते उनका अपना टर्नओवर जिंदगी का और बैंक बैलेंस बढ़ते चला गया। उसके जरिए सवाल यह नहीं था कि वह लोगों के हक को कितना दिला पा रहे हैं, सवाल था कि उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उनका एक अपना व्यक्ति मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मौजूद है। अगला सवाल यह आया कि जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाले शख्स होते होते खत्म हो गए, जो 19% थे, तो 19% से ज्यादा तो कोई समुदाय उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति के आधार पर भी है नहीं। तो 19% को खारिज करने में हर पॉलिटिकल पार्टी का हाथ रहा, यानी मुसलमानों को खारिज करने में हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक जैसा बर्ताव किया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुस्लिमों की अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी ने नहीं चाहा कि मुसलमानों का कोई अपना नेता हो। आजम खान की मौजूदगी समाजवादी पार्टी की मौजूदगी के साथ है, उनकी अपनी मौजूदगी किसी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक नई पॉलिटिकल स्थिति ब्राह्मण को लेकर आई है, वह भी हाशिए पर चला गया। यानी दोनों को जोड़िएगा तो यह 40% की हैसियत सिवाय फ्लोटिंग वोटर के तौर के अलावे कुछ भी नहीं है। अब इसके भीतर और झांकना शुरू कीजिए। जब हम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय लोकमंच का नाम लिया, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी देखिए, आरएलडी को देखिए, अपना दल को देखिए, लोकदल को देखिए, निषाद को देखिए, एसबीएसपी को देखिए जो राजभर की पार्टी है उसको देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को देखिए,
2017 तक आते आते सभी सिमटते चले गए। और ये ना सिमटे, इसका प्रयास क्षत्रपों ने 30 साल में नहीं किया। ना अखिलेश यादव यानी ना समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ, ना बीएसपी की तरफ से हुआ। ये चाहते रहे कि दरअसल इनके वोट बैंक का वोट ट्रांसफर हो। अब सवाल था कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कितना वोट बैंक इन छोटे राजनीतिक दलों में ट्रांसफर होता है, यह एक सवाल ही बना रहा, क्योंकि एक बड़ी तादाद नजर आती है कि परसेंटेज जब जुड़ता है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो रीजनल फोर्सेस ही क्यों ना हो, लेकिन जीत बराबरी की होनी चाहिए। यही प्रॉब्लम महाराष्ट्र में आई थी। शिवसेना को यह समझ में आ गया। शिवसेना के पास बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो शिवसेना समझ गई अब साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्राइकिंग रेट बीजेपी का उसकी तुलना में दुगना हो जाए शिवसेना की तुलना में, तो शिवसेना समझ गई हमारे वोट ट्रांसफर हो रहे थे लेकिन बीजेपी के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। कांग्रेस को भी यह बात समझ में आ गई कि अखिलेश यादव के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, हमारे वोट ट्रांसफर हो रहे थे। अब सवाल छोटे पॉलिटिकल पार्टी का है और उसके आगे का सवाल है कि ये छोटे पॉलिटिकल पार्टी ही दरअसल ऐसे टापू थे जिन्होंने इस देश के भीतर और उत्तर प्रदेश के भीतर में उन छत्रपों को जिंदा रखे हुए था जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के तौर पर थे। अगर ये छोटी पार्टी खत्म हो जाती है तो एक झटके में जो खत्म हो चली है तमाम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो खत्म हो चली है, अब इनके खत्म होने के साथ ही जो एसपी और बीएसपी है वह सत्ता पर आ गई और ऊपर में रेंगती हुई बीजेपी है। बीजेपी जिस राजनीति को साधना चाहती है और जिस राजनीति को साध रही है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुले तौर पर है कि हमें ओबीसी चाहिए माइनस यादव चाहिए, हमें दलित चाहिए माइनस जाटव चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। यह सारी चीजें वो जोड़ तोड़ कर कर बतलाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो क्षत्रप थे उन्होंने अपने आप को कभी हिंदू बताने की कोशिश की, कभी इस बात का जिक्र करने की कोशिश की कि कॉम्पिटिवली हम ज्यादा बेहतर काम और गवर्नेंस दे पाए हैं अपने काल में। मायावती ने अपना डंडा दिखाया तो फिर इस दौर में योगी ने भी अपना डंडा दिखा दिया, बराबरी की स्थिति आ गई। अखिलेश यादव ने अपने गवर्नेंस का जिक्र किया, योगी भी अपने गवर्नेंस का जिक्र करने निकल गए। किसने क्या काम किया यह एक अलग मुद्दा है। सवाल पहली बार यह आ गया कि जब नीचे की जमीन, पहले मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी खत्म हुई, उसके बाद जातियों पर टिकी हुई पॉलिटिकल पार्टी हाशिए पर पहुंच गई है, अब उसके बाद बची है समाजवादी पार्टी और बीएसपी। अब सवाल यह है कि 2022 का चुनाव क्यों एक ऐसे टेस्ट हो चला है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए, या उस मंडल की राजनीति के लिए जो कि 32 साल पहले इस देश के भीतर में खास तौर से हिंदी पट्टी में जातियों की राजनीति को उभार करते हुए उनके हक के सवाल को उठा रही थी। बीजेपी किसी के हक के सवाल देने का जिक्र कभी नहीं करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त कांग्रेस नहीं किया करती थी। कांग्रेस हमेशा कहती थी जो हाशिए पर है उसको हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, जो हाशिए पर है उनको हम कुछ सुविधाएं देंगे, जो हाशिए पर है उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ओबीसी की राजनीति करते हुए आए, हम हक दिलाएंगे। मायावती राजनीति करते आई, हम हक दिलाएंगे। चंद्रशेखर भी आज राजनीति कर रहे हैं, हम आपको हक दिलाएंगे। राजभर भी अपनी जाति समुदाय से कहते हैं हम आपको हक दिलाएंगे। सवाल है हक के लिए संघर्ष करना है और सहूलियत और जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ आपको इस पार्टी से जुड़ना है। एक ऐसी राजनीतिक बिसात जब उत्तर प्रदेश के भीतर बिछ गई है तो क्या यह माना जाए कि भारत की राजनीति पहली बार उस पारंपरिक राजनीति को ही दफन करने के मूड में आ गई है जिसके आधार पर इस देश में जातियों के हक और संघर्ष का जिक्र होता था। क्योंकि अगर मौजूदा वक्त में आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश नहीं समूचे देश की स्थिति यही है कि जो भी गरीब है वो गरीब किसी भी जाति का हो सकता है, उसमें ब्राह्मण भी आ सकता है, उसमें क्षत्रिय भी आ सकता है जो गरीब तबका है, उसमें कोई पाटिल भी आ सकता है, कोई पटेल भी आ सकता है, कोई कोयरी भी आ सकता है, कोई कुर्मी भी आ सकता है। जो गरीबी की स्थिति इस देश के भीतर में है, बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार न मिलने की परिस्थिति है, उससे हर कोई प्रभावित है। यानी ये एक भारतीय राजनीति के समाजवाद का अनूठा चित्रण है जिसमें कल तक जो समाज हाशिए पर थे वो संघर्ष करके राजनीति में अपनी जगह बनाते हुए अपने हक के सवाल को उठाने के लिए विधानसभा या लोकसभा पहुंचते थे। आज की तारीख में ये दोनों जगह उसके लिए कोई मान्यता नहीं रखती है, क्योंकि भारत की राजनीतिक नीतियों ने जिस पॉलिसीज को इस देश में इंप्लीमेंट किया है उसमें रोजगार भी नहीं है, उसमें उद्योग भी नहीं है,
उसमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, उसमें किसानी भी नहीं है। कल्पना कर रहे हैं जो गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर की स्थिति है, उसमें उनका लगभग 13,000 करोड़ का बकाया हो चला है। और इस दौर में जो कि योगी का दौर है, उसका आंकड़ा भी हमारे पास आया है निकल के, और बताते हुए गन्ना किसानों का आंकड़ा आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने तौर पर आंकड़ा दिया कि हम जब से सत्ता में आए हैं हमने 1,40,106 करोड़ रुपए भुगतान किया है। और जो 2020-21 का है उसमें उन्होंने बताया 25,056 करोड़ रुपए हमने भुगतान किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 2020-21 में अब नया मौसम शुरू हो, नया सीजन शुरू हो, उससे पहले की स्थिति देखिए। जो पेराई हुई गन्ने की वह तकरीबन 10 करोड़ टन की हुई। इसका मूल्य जो था वो 33,000 करोड़ का बैठता है। भुगतान किया गया 25,000 करोड़ का, यानी लगभग 8,000 करोड़ का भुगतान बकाया है। इस बकाये पर जब ब्याज 3,000 करोड़ का जोड़िएगा तो यह जुड़ के 11,000 करोड़ हो जाता है। और बीएसपी और एसपी काल को जोड़ दीजिएगा उसमें, तो उस वक्त का लगभग 5,000 करोड़ और जुड़ जाएगा। कुल मिला के 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया आपके सामने उभर कर आ जाएगा। सवाल यह है, यह आंदोलन का इलाका है, लेकिन इस गन्ना प्रभावित किसान, जाटलैंड, जो आपको शब्द देना है दे दीजिए, आरएलडी का प्रभाव जो देना है दे दीजिए। और आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का जोड़, और समाजवादी पार्टी के दौर में भी क्या किसानों का बकाया नहीं था, मायावती के दौर में क्या किसानों का बकाया नहीं था, और योगी के दौर में तो है जिक्र जो हमने आपको कर दिया। सवाल यह है, पहली बार एक ऐसी स्थिति इस देश की राजनीति में आकर खड़ी हो गई है जहां पर पारंपरिक राजनीति या तो दफन होगी या फिर अगर वो जीतेगी तो फिर इस देश में मोदी ने जो मोटी लकीर खींची है वो खत्म हो जाएगी, और वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू होनी है। और अगर इस सियासत को साधने के लिए जो विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से जो मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर है, अगर आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी टटोलना शुरू कीजिएगा, या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से आपको 2-3 आवाजें सुनाई देंगी। कहेंगे योगी और मोदी में नहीं पट रहा है, कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर में पहला मौका है 1991 के बाद, जब किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए हैं। यकीनन पहली बार है, ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं, और योगी ही चेहरा, यह भी फैक्ट है। लेकिन योगी की राजनीति के डोर कहां पर है? ये आरएसएस के पास है, और आरएसएस अपने तौर पर समझ रही है कि जिस राजनीति को मोदी उफान पर ले गए हैं, अगर वह 2022 के बाद ढहने लगेगी तो उसको थामने के लिए उसको अल्टरनेटिव खड़ा करना है। यानी ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिव समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस से नहीं, आरएसएस अपने तौर पर योगी को मोदी के अल्टरनेटिव के तौर पर वहां व्यवस्थित किए हुए हैं। और मोदी अपने तौर पर मान रहे हैं कि जैसे येदियुरप्पा को दरकिनार कर दिया गया, 22 का चुनाव तो हमें जीतना ही है, उसके बाद 1 साल के बाद उन्हें भी हटा देंगे जिससे ये अल्टरनेटिव ना हो, लेकिन पहले यूपी तो जीत जाएं। और यूपी तो जीतना जरूरी भी है, क्योंकि डंडा हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सिस्टम हमारे पास है, ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है, तमाम इंस्टीट्यूशंस हमारे पास है। हराएगा कौन? हम यहां ईवीएम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, खास तौर से नहीं कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है, जैसे ही आप ईवीएम का जिक्र करते हैं, और ईवीएम का जिक्र करने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव में जाती है, तो यह इसका मतलब है कि वह अभी भी नहीं समझ पाई है कि इस देश की डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। क्योंकि अगर ईवीएम ही हैक है तो आप चुनाव में जाते ही क्यों है? आप इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दीजिए कि ऐसे चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र में वोटों को ही हरण कर लिया जा रहा है, उसको छीन लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर में साधने के लिए, और जिस राजनीति को साधने का मंत्र खींचा जा रहा है, वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति गोविंद वल्लभ पंत से शुरू होकर एनडी तिवारी पर खत्म होती है। वो कांग्रेसी काल था। उसके बाद मंडल का काल शुरू होता है, जिसमें कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, मायावती, यह 3 होती हैं, और फिर नई पीढ़ी में अखिलेश यादव सामने आकर खड़े हो गए। इसने भी 30-32 साल की उम्र पूरी कर ली। और इस दौर में भारत की राजनीति में जिस रिफॉर्म की परिस्थिति को मनमोहन सिंह आगे बढ़ा रहे थे, उसको एक नए डिजाइन से परिभाषित नरेंद्र मोदी ने किया। और भारत की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा
स्थिति आई होगी जिसमें इस देश के भीतर में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, बेरोजगारी क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन का क्यों नहीं है, किसानों की स्थिति जर्जर क्यों हो चली है, कोई ध्यान नहीं। बावजूद इसके जो विजन लेकर चल रही है अभी भी मंडल के दौर की पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जब आप उनसे पूछिएगा आपके पास विजन क्या है, तो उनका पूरा विजन इस बीजेपी की सत्ता के तमाम अंतर्विरोधों में ही समा जाएगा। चंद्रशेखर कहेंगे हम तो स्कूल बनाएंगे, हम तो शिक्षा देंगे, हम तो चाहेंगे कि दलित का बच्चा पढ़कर निकले। मायावती से कहेंगे, वो कहेंगे हम हक की लड़ाई की जिक्र करेंगे और दलितों को उनका हक मिलना चाहिए, हम गवर्नेंस कानून को डंडे के बल पर रखेंगे, वह भी इसी राजनीति में चला जाएगी। अखिलेश यादव से पूछिएगा, वो कहेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे भूल गए, यहाँ से वहाँ तक हमने जो नेशनल हाईवे बना दिया। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उस नेशनल हाईवे पर चलने के लिए जो इस देश की इकोनॉमी को अपनी जनता के अनुकूल करने की सोच है, यह गायब हो गई। अब यहां पर एक आखिरी सवाल निकल कर आता है, क्या वाकई इस यूपी की जनता बीजेपी के साथ है? यकीनन नहीं है। तो फिर वो किसके साथ है? वह अपने साथ है। वो समझ रही है, जान रही है, बूझ रही है कि दरअसल बीजेपी ने उसको बड़ा कष्ट दिया है, उसके तमाम विजन ने उसकी जमीन को खोद डाला है। तो ऐसे में रास्ता क्या निकलेगा? लेकिन फिर अगला सवाल आता है, जैसे ही कोई सामने खड़ा होगा तुलना शुरू हो जाएगी, और तुलना करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो मीडिया चाहिए, जो हथकंडे चाहिए, वह उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है जो बीजेपी के पास सत्ता में रहते हुए होंगे। तो यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के 3 ही मंत्र हैं। पहला मंत्र, क्या वाकई 32 साल की मंडल की राजनीति का अंत हो गया है, जो 2022 के चुनाव परिणाम में नजर आएगा? दूसरा, क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से इस देश की राजनीतिक सत्ता के साथ जो भी खिलवाड़ किया है उसका अंत उत्तर प्रदेश कर देगा, यानी बीजेपी बुरी तरह हार जाएगी और जनता चुनाव जीत जाएगी? और तीसरा, क्या इन सब से हटकर जनता अपने तौर पर एक ऐसी परिस्थिति को लाकर खड़ा कर देगी जो चुनाव परिणाम न सिर्फ चौंकाने वाले हों बल्कि सीख देने वाले हों कि बहुत हुआ जाति और बहुत हुआ राजनीति। इस देश के लोगों के जुड़ाव के साथ आपकी सियासत अगर नहीं जुड़ेगी तो फिर आपको हम नहीं चुनेंगे। वो किसे चुनेंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी 6 महीने का वक्त है और इस 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।